हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम लोग सेकंड चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ चुका था, आज सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को दो मोटे वर्गों में बांट सकते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियां का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्राय एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों को देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे केंद्र कई गांव की जरूरत को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है और इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देख रेख करता है। बड़े शहरों में कई शहरी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वो था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और ऐसे ही विशिष्ट सरकारी अस्पताल है। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है। इससे गरीब लोग भी इलाज करा सके। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे कि टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। इसी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए अभियान को सफल बनाने के लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों व घर की छतों आदि पर पानी एकत्र न होने दें। हमारे संविधान के अनुसार लोग के हितों को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन में अधिकार की रक्षा करनी है। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति की इलाज नहीं प्रदान कर पाता है तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। अदालत ने यह भी कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वो मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। निजी स्वास्थ्य सेवाएं। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती है। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर है, जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं। काफी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती विशिष्ट सुविधा उपलब्ध कराती है, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकान भी हैं जहां से हम दवाइयां खरीद सकते हैं। जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाएं पर सरकार का स्वामित्व तथा नियंत्रण नहीं होता। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती है। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी है। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती है। स्वास्थ्य सेवा और समानता। क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है? हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही है परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती है। ये शहरी क्षेत्र में केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयां महंगी होती है। बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते और इसीलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती है जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए प्राय देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक जरूरत से ज्यादा दवाइयां, इंजेक्शन या सलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकती है।
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है जहां तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधियों के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये युक्त और उपयुक्त रूप में हो। तथ्य यह है कि जनसंख्या में 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाई को खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। गरीब लोग के पर्याप्त तो बीमारी चिंता मुसीबत के कारण बन जाती है। इससे बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना उन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकता जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तथा उपलब्ध नहीं हो पाता है और इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमारी पर होने वाले खर्चे से उनका हालत खराब हो जाता है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम है और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं। वहां निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है। ये देखिए, इस गर्भवती औरत को एक योग्य डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। अब इसमें बताया है कि क्या किया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दिशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वो अपने सब नागरिकों, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, नई स्वास्थ्य सेवाएं के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण देखिए। जैसे केरल का अनुभव। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। इसमें पंचायत अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई। स्कूलों और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गाँव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्या तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें, ये दिया गया है सरकारी तरफ से, लॉग इन करें। आइए अब अन्य देश का उदाहरण देखें और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर उनकी कार्य पद्धति को जाने। कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्ष पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्चा करने में मदद मिली। कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं सुविधाएं देती है, जैसे पीने के सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास आदि। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। और एवरीवन, कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं अभ्यास के लिए। आई होप सही से आपको दिख रही होगी। और यहाँ पे कुछ शब्द संकलन है, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। जैसे सार्वजनिक, वो सेवा या कार्य जो देश के सब लोग के लिए और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन सेवाएं आदि शामिल है। लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं। यदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती है तो इस पर सवाल उठा सकते हैं। निजी, वो सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने मुनाफे के लिए आयोजित किया जाए। चिकित्सा या पर्यटक, ये वे विदेशी पर्यटक है जो देश के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से यहाँ आते हैं जहाँ उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त की जाती है। संचारणीय बीमारियां, ये वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य से संचारित होती है, जैसे पानी, भोजन, हवा इत्यादि। ओपीडी, यह आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या
रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी को ओपीडी में जाते हैं, रोगी ओपीडी में जाते हैं। तो नैतिक आचार, किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत। जेनेरिक नाम, दवाइयों के रासायनिक नाम, वे दवाइयों के प्रयुक्त सामग्रियों की पहचान करने में मदद करते हैं, वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। उदाहरण के लिए एसिड सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन का जेनेरिक नाम है। आई होप आप लोगों ने सही से पढ़ लिया है। और यहाँ पे हम लोग का पॉलिटिकल का सेकंड चैप्टर खत्म होती है एवरीवन, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।